वेलकम टू टीबीएस मैथ एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल हम लोगों ने डीएनए को अच्छे से समझ लिया था, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लें डीएनए का। फिर आज हम आरएनए को समझेंगे और इसके बाद फिर लेक्चर को ख़त्म करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था कि ये होता है हमारा डीएनए। फिर डीएनए को हम बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड में बांट दिए थे। एक बार और आज देख लीजिए ये कोशिका पूरी की पूरी, फिर कल से इसको बनाना बंद कर देंगे हम लोग। देखिए ये होता है सेल मेम्ब्रेन हमारा, ये होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिर ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर होता है गोल्जी बॉडी, फिर होता है वैक्यूल्स, इसके बाद होता है सेंट्रोसोम, इसके बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बाद होता है राइबोसोम, इसके बाद होता है लाइसोसोम, इसके बाद होता है प्लास्टिड, इसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर जो द्रव भरा होता है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और दोनों के द्रवों को मिलाकर अगर पूछे कि जो कोशिका पूरी की पूरी कोशिका में जो दोनों द्रव भरे होते हैं तो उन दोनों को मिलाकर कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं जीवद्रव्य। जीवद्रव्य से कौन सांस लेता है, तो जो यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक वाले जो जीव होते हैं वो लेते हैं श्वास जीवद्रव्य से, चूँकि उनके पास विकसित माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये सारी चीज़ें कल मैं बता दिया था मैंने। और कल एक चीज़ थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको आप नोट कर लीजिए पॉइंट के रूप में। तो देखिए हमने देखा था कि न्यूक्लियस में जो है 46 गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणसूत्र। तो हमने न्यूक्लियस को अलग निकाल लिया। फिर न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46। अब हम किसी एक गुणसूत्र को कायदे से निकाल के पढ़ेंगे। तो ऐसे 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 ऐसे। अब देखिए अगर क्रोमोसोम को हम जूम करें तो क्रोमोसोम से आगे कहाँ पहुँचेंगे, तो देखिए क्रोमोसोम को अगर जूम करके देखेंगे तो उससे आगे मिल जाएगा हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म डीएनए। फिर इसके बाद होता था जीन अगर देखें तो जीन में क्या होता है, इसको यहीं से घुमा दीजिए ऐसे ऐसे और ऐसे। तो देखिए ये हो गया जीन हमारा, ये बन गया। तो देखिए जीन हमने देख लिया। तो एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो छोटी छोटी लाइन रहती हैं ये 10, इनकी संख्या होती है 10। तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक जीन के अंदर। अब अगर पूछे कि ये जो जीन होती है तो इसके बीच की दूरी कितनी होती है, ये बताना कल मैं भूल गया था एक्चुअली में। तो देखिए ये जो जीन होती है पूरी की पूरी, तो एक जीन के बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्राम। 34 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम, एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। दिखाई दे रहा है ना। तो आप यहाँ नोट करके लिख लीजिए कि एक एंगस्ट्राम बराबर 10 के पावर माइनस 10। एक एंगस्ट्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो आप ये भी नोट कर लीजिए। तो अब चूँकि देखिए इसके बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी पूरी हो गई 34 एंगस्ट्राम। अगर मैं पूछूं या अगर वो क्वेश्चन में पूछे कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी क्या होगी, जैसे ये 10 हैं, सपोज दैट ये 10। अब अगर पूछे कि ये जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं आपस में इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो ये 10 हैं तो 10 में 34 एंगस्ट्राम हो गई। अगर दो के बीच की पूछे तो 10 का हम भाग दे देंगे, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 3.4 एंगस्ट्राम। ये बहुत बड़े एग्जाम में ही पूछा जाता है ये सारी चीज़ें, लेकिन आप एक बार डिटेल से पढ़िए और फुर्सत होइए। तो ये हो गया 34 एंगस्ट्राम, इसके बीच की दूरी हो गई। तो अब देखिए न्यूक्लियोटाइड को हमने देख लिया था कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, ATGC, एडनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इन 4 चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा न्यूक्लियोटाइड। अगर पूछे कि आरएनए का न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जैसे ये तो हुआ हमारा डीएनए में देखिए डबल हेलिक्स होती है, इसके जो स्टैंडर्ड होते हैं डबल होते हैं। और आरएनए अगर बनाना है तो आरएनए ऐसे चला जाएगा, ये हो गया हमारा आरएनए ऐसे। तो जो आरएनए और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में फ़र्क होता है वो सिर्फ ये होता है कि थायमिन को हटाकर वहाँ यूरेसिन रख देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा आरएनए। तो कल हम लोगों ने डीएनए का आज रिवीजन भी कर लिया है। अब हम देखते हैं आज आरएनए डिटेल में। तो देखिए आरएनए हेडिंग डालते हैं हम आरएनए।
राइबोज न्यूक्लिक एसिड, अगर एक लाइन में स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ ले कि डीएनए और आरएनए क्या हैं, अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं, तो क्या होंगे? अम्ल, क्योंकि सभी के लास्ट में क्या लगा? एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यहाँ से आप याद रखेंगे। तो देखिए आरएनए को हम 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है आरएनए, जैसे जो हमारी अगली पीढ़ी का निर्धारण करेगा, जो हमारी अगली पीढ़ी में जो भी मेरे अंदर मटेरियल है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर कौन जाएगा? तो डीएनए जाएगा। डीएनए हमारा जेनेटिक कोड होता है डीएनए के अंदर। इसी तरह जो वायरस, फंगस, बैक्टीरिया ये होते हैं छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक जिनकी सेल होती है, तो उनमें जेनेटिक कोड लेकर जाता है आरएनए। अब देखिए आरएनए को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। आरएनए को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है mRNA, फिर होता है tRNA और फिर होता है rRNA। अब देखिए M का मतलब होता है मैसेंजर। मैसेंजर तो आप खूब चलाते होंगे फेसबुक का, है ना? तो मैसेंजर, तो ये होता है, इसका होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मतलब होता है ट्रांसफ़र। इसका होता है ट्रांसफ़र आरएनए और इसका होता है राइबोसोम आरएनए। राइबोसोम आरएनए। तो देखिए अब होता क्या है हमारे शरीर में 10 प्रोटीन पहले से होती हैं, मतलब अननेसेसरी पहले से पड़ी होती है हमारे अंदर 10 प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन सॉरी एमिनो एसिड से ही फिर प्रोटीन बनता है। तो 10 एमिनो एसिड हमारे अंदर 24 घंटा पड़े रहते हैं हमारी बॉडी में, चाहे हम कुछ खाएं चाहे ना खाएं। तो 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में पड़े रहते हैं अननेसेसरी, और 10 एमिनो एसिड जैसे हम रोटी, चावल, दाल, तो इस तरह की चीज़ें जो भी खाते हैं हम अपने भोजन में, दूध वगैरह, तो इनसे 10 एमिनो एसिड जाते हैं। तो ये दोनों मिलके जो 20 एमिनो एसिड हो जाते हैं, तो ये एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तो ये एक प्रोटीन बनाते हैं। ओके, तो अब ये देखिए जो 10 हैं तो ये तो कंपलसरी हमारे शरीर में पड़े ही रहते हैं, लेकिन ये बात अब अटक रही है 10 वाले में। तो ये 10 कहाँ से आते हैं? तो देखिए जैसे हमने भोजन किया, तो उनको जब भोजन को हम यहाँ मतलब उसको चबाएंगे भोजन को, तो वहाँ से निकलेंगे एमिनो एसिड। तो कैसे पता चलेगा कि ये एमिनो एसिड कहाँ पर हैं? तो ये जो होता है राइबोसोम आरएनए, इसका राइबोसोम का काम क्या होता है? इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसका काम ही होता है बनाना। तो अब राइबोसोम जब तक कच्चा माल नहीं पाएगा तो ये कैसे मैन्युफैक्चर करेगा? मैन्युफैक्चरिंग तभी होती है जब हमारे पास कोई रॉ मटेरियल होता है, जब कच्चा माल होता है। तो ये कहेगा इससे, मैसेंजर से, कि जाओ तुम जो है ये जो 10 एमिनो एसिड लाना है तो उनको पहचान के लाओ। तो ये क्या करता है, जो ये होता है मैसेंजर आरएनए, ये बैठ जाता है जहाँ पर हम भोजन को चबाते हैं उसके जस्ट नीचे बैठा रहता है, और ये पहचान करता रहता है एक एक की 10 प्रकार के इसको ढूंढना होता है। और ये जैसे ही पहचान कर लेता है मैसेंजर, तो फिर अब ये तो इसको देने जाएगा नहीं, फिर इसका क्या रोल रह जाएगा? तो इसको ट्रांसफ़र इसीलिए कहते हैं, इसने पहचाना, इसने इसको दिया और इसने पहुंचाया इसके पास, और इसने सीधे बना दिया जो है 10 एमिनो एसिड, और फिर इसके बाद एक प्रोटीन बन गई। ओके, तो पहचान कौन करता है? आवश्यक जो देखिए अनावश्यक तो यहाँ पाए जाते हैं 10। अब पूछेगा कि आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? तो वो कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। और उनको राइबोसोम आरएनए के पास लेकर कौन जाता है? तो वो जाता है ट्रांसफ़र आरएनए। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। तो इस तरह से हमारा एक प्रोटीन का निर्माण हो गया। ओके, सकता है तो हाँ, डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं और आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए जैसे डीएनए है तो डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं, उसको एक निकाल दीजिए, बात खत्म, आरएनए बन गया। और आरएनए को सिकोड़ दीजिए तो उसमें डबल हो जाएंगे। तो अगर पूछे कि डीएनए से आरएनए में परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन।
और अगर कहे डीएनए से अगर हमें आरएनए में बदलना है तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए में बदलना है तो उसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स। रिवर्स माने क्या होता है, उल्टा, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए भैया, इससे क्या हम पढ़ेंगे लिंक करके। तो जो कोरोना वायरस है, तो मैंने पहले ही बताया है कि ये एक आरएनए वायरस होता है। जो फंगस, बैक्टीरिया, जो भी प्रोकैरियोटिक वाले जीव होते हैं उनमें आरएनए, ये सारे आरएनए वायरस हैं। तो ये आरएनए होता है। अब आरएनए की मशीन है नहीं हमारे पास कि हम आरएनए की पहचान कर सकें। हमारे पास है डीएनए की पहचान करने वाली मशीन। तो हम पहले इसको क्या करते हैं कि आरएनए से इसको पहले डीएनए में चेंज करते हैं और फिर इसके बाद पहचान पाते हैं। जो हमारे यहाँ लैब में मशीनें हैं, इसीलिए इसकी दवा बनाने में इतनी देरी लग गई है। तो आरटी-पीसीआर टेस्ट का नाम आपने सुना होगा, कोरोना में बहुत चर्चित रहा आरटी-पीसीआर। तो क्या है ये यही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मतलब पहले आरएनए से हमने डीएनए में चेंज किया, फिर इसके बाद चेक कर लिए, मशीनें हैं चूँकि इसके पास, हमारे पास। तो इसका फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दिखाई दे रहा है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका लिख लीजिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस तरह से आप लिंक करके चीज़ों को याद करिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने ट्रांसक्रिप्शन भी देख लिया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी देख लिया। अब अगर पूछे कि डीएनए का डीएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है, या आरएनए का आरएनए में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। अगर पूछे कि डीएनए का डीएनए में परिवर्तन, मतलब डीएनए की फ़ोटोकॉपी कर दे सीधे सीधे, तो डीएनए की फ़ोटोकॉपी क्या कहलाएगी, रेप्लिकेशन। या आरएनए का आरएनए में ही परिवर्तन, इसको कहते हैं हम रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ओके। तो देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ते हैं कोशिका विभाजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन। तो देखिए, कोशिका विभाजन 3 तरह से होता है। एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, और एक होता है अर्धसूत्री। तो एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, और एक होता है अर्धसूत्री। अब देखिए, ये जो असूत्री विभाजन होता है, ये किस में होता है, तो जो यूकैरियोटिक सेल वाले जीव होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं हमारे पास, सॉरी प्रोकैरियोटिक, बार बार मेरे मुंह से यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, एक कोश, मतलब एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, तो इनके अंदर होता है असूत्री विभाजन। मतलब केवल एक कोशिका, जैसे बैक्टीरिया वगैरह की कोशिका होती है, तो ये किस में होता है, ये होता है प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक, ओके। तो देखिए, इसमें करना क्या होता है, इसका सिंपल विभाजन होता है, सबसे सिंपल। सबसे पहले ये है हमारी कोशिका, यहाँ पर हो गया ये न्यूक्लियस और राइबोसोम, तो इसमें केवल होता है। तो ये हो गई कोशिका। फिर इसको हम सेकेंड स्टेप में बड़ा करते हैं, थोड़ा सा सेकेंड स्टेप में बड़ा करते हैं, और फिर थर्ड स्टेप में नीचे ऐसे कर देते हैं, ऐसे, मतलब यहाँ से लचका देते हैं। तो ये एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, और चौथे स्टेप में ये अलग हो जाती है ऐसे। ये 2 कोशिकाएं, मतलब जैसे एक कोशिका, तो जिस कोशिका का हम विभाजन करेंगे उसको कहते हैं मदर सेल, और जो 2 कोशिकाएं ये बढ़ जाती हैं तो इनको कहते हैं डॉटर सेल, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कैसे हम याद रखेंगे इसको, सबसे पहले जैसे रोटी बनाती हैं महिलाएं, तो रोटी लिया, फिर उसको जैसे दबाया तो वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, और फिर ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे महिलाएं करती नहीं हैं, तो वो ये वाला स्टेप हो गया, और फिर ऐसे
ख़त्म हो गया कोशिका विभाजन। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल विभाजन होता है। ये एक मदर सेल से, इससे अगर एक कोशिका टूटेगी तो इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी हमारी अगले। ओके, अब हम पढ़ते हैं ये वाला समसूत्री विभाजन। तो देखिए इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन में यह 5 स्टेप में होता है, और ये जो है कायिक कोशिकाओं में, सोमेटिक सेल में होता है। कायिक कोशिकाएं किसे कहते हैं, तो कायिक कोशिकाएं कहते हैं जिनमें काया होती है। जैसे हमारी काया कैसे बनी है, कायिक कोशिकाओं से। तो यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो कायिक कोशिकाएं ही होती हैं जिससे हमारी काया बनी है। तो इसका जो है अब देखिए, तो इसका जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं तो उनका विभाजन कर दिया असूत्री ने। और जो ये हो गया, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो हो गई, उनमें 99% होती हैं कायिक कोशिकाएं। क्या होती हैं, कायिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक में। और 1% क्या होती हैं, तो 1% होती हैं जनन कोशिकाएं। क्या होती हैं, जनन कोशिकाएं। तो जो जनन कोशिकाएं होंगी 99% का तो विभाजन कर देगा ये समसूत्री। अब जो ये 1% बच गए तो इनका कौन करेगा, तो इसका कर देगा असूत्री, अर्धसूत्री। तो समझ पा रहे हैं ना कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का पूरा विभाजन कर दिया असूत्री ने। फिर बची यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक होता है रिप्रोडक्टिव सेल और एक होता है ये सोमेटिक सेल। रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन कोशिकाएं, तो उनका करेगा अर्धसूत्री, और कायिक कोशिकाएं यानी सोमेटिक सेल का करेगा समसूत्री। अब समसूत्री विभाजन होता है भैया 5 स्टेप में। तो देखिए इसके 5 स्टेप देखते हैं, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो 5 स्टेप होते हैं समसूत्री में। तो समसूत्री में सबसे पहले होता है इंटरफेज। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसका, तो उसको कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं, इंटरफेज। सबसे पहले होता है इंटरफेज। दूसरा नंबर होता है प्रोफेज। तीसरा नंबर होता है मेटाफेज। चौथा नंबर होता है एनाफेज। परेशान ना होइए, मैं इनको सबको याद करवाऊंगा आपको। ये होता है एनाफेज। और 5वां नंबर होता है टेलोफेज। देखिए अब इनको कैसे डिवाइड करते हैं। तो जो इंटरफेज होता है इसको कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहला फेज होता है ये। तो भैया जब हम कहीं इंटर करते हैं तो वह सबसे पहला स्टेप होता है। जैसे हम कहीं मैरिज हॉल में गए खाना खाने, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इंटर यानी प्रवेश। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में क्या किया था, सबसे पहले इंटर किया था, सबसे पहले द्वार में। तो यहाँ से आप याद रख लेंगे कि यह सबसे पहला फेज है। दूसरा नंबर क्या हुआ, तो दूसरा नंबर हुआ प्रोफेज। और मेटा का मतलब होता है मेटा, देखिए ये मध्य में है तो मध्य से हो गया मेटा। अब इतना तो आप याद ही रख सकते हैं। और ये टेल माने होता है पूंछ, तो यह सबसे लास्ट वाला है, तो इसको याद रख लेंगे। अब 1-2 आप याद रख लीजिए। तो इंटर सबसे शुरुआत में है, और टेल माने होते हैं पूंछ सबसे लास्ट में होती है, तो इसको 2 तो वैसे ही याद हो गए। फिर इसके बाद मध्य के लिए हमने कैसे याद रखा, तो मध्य, माँ से मध्य, और इससे याद रख लिया मेटा। और जो सबसे छोटा होता है इन 5 में से जो सबसे छोटा होता है, अगर पूछे कि सबसे छोटा कौन सा होता है, कौन सा स्टेप, तो ये होता है एनाफेज, सबसे छोटा। अगर पूछे कि इन 5 में से सबसे छोटा फेज कौन सा है, तो वो होता है एनाफेज। अगर पूछे सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, तो वह होता है इंटरफेज। क्या होता है, इंटरफेज। अगर पूछे कि अध्ययन की सुविधा के अनुसार, मतलब स्टडी की सुविधा के अनुसार हमें सबसे सूटेबल कौन होता है, तो वो होता है मेटाफेज। देखिए अगर इसको पढ़ेंगे तो ये वाले भी पढ़ जाएंगे, ये वाले भी पढ़ जाएंगे, क्योंकि ये बीच में है। अगर इसको पढ़ेंगे तो ये 4 छूट जाएंगे, है ना। तो अध्ययन की दृष्टि से सबसे सुविधाजनक कौन है, तो वो है मेटाफेज। अगर सबसे बड़ा पूछे और सबसे पहला पूछे तो वो है इंटरफेज। सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा होता है एनाफेज। तो आप ये पॉइंट वाइज करके लिख लीजिए। अब देखिए हम देखते हैं एक एक में कि इंटरफेज में क्या होता है और इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है इंटरफेज। तो इंटरफेज में देखिए अब इसका डिवीज़न कैसे होगा। मान लीजिए 1 मिनट के लिए कल्पना करिए, जैसे मान लीजिए हम ये 5 स्टेप क्यों करवा रहे हैं। अगर हम 5 स्टेप ना करवाएं, सीधे सीधे कोशिका को पकड़ के ऐसे मरोड़ दें, तोड़ दें,
तो पता चला कि कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स। तो मतलब जो एक रहेगी तो एक कोशिका में जैसे दो भागों में हमें तोड़ना है, हमने पकड़ के खींच दिया ऐसे ही, तो कोनों में वैक्यूल्स जाएगा तो कोनों में माइटोकॉन्ड्रिया जाएगी, दोनों तो जाएंगी नहीं, तो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए ये सारे क्रियाकलाप करने पड़ रहे हैं, इसलिए इसका विभाजन इस तरह किया जाता है। तो देखिए इसमें कैसे क्या करते हैं। तो जो ये इंटरफेज होता है इसमें किसका डिवीज़न होता है। अब देखिए ये हो गया पूरा न्यूक्लियस, ये हो गया पूरा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर होता है क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो अब देखिए अब 46 हैं, तो अब क्या हम इंटरफेज में इसी का डिवीजन कर दें, पूरे न्यूक्लियस वाला कर दें? नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए कि यहाँ 24 क्रोमोसोम बच गए और यहाँ 22 बचे हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम जटिल चीज़ों को बांट लेते हैं कि वो ना गड़बड़ होने पाए। अब देखिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो सबके अंदर ले जाना जरूरी होगा, हर कोशिका के अंदर होना चाहिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके लिए क्या चाहिए होगा, डीएनए। अगर हम इसमें गड़बड़ किया हमने तो डीएनए कोनों में ज़्यादा हो जाएगा, कोनों में कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जीन भी चला जाएगा। अगर हम क्रोमोसोम को डिवाइड करेंगे उसमें जीन भी चला जाएगा और डीएनए भी चला जाएगा, तो अच्छे से डिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस का डिवीजन ना करके सबसे पहले इसका डिवीजन करते हैं, क्रोमोसोम का। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डीएनए मतलब जो क्रोमोसोम होता है बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इसमें डीएनए भी होता है, जीन भी होती है, न्यूक्लियोटाइड भी होता है। तो इसको जैसे ये जोड़ा के रूप में रहता है तो इसको एक एक कर देते हैं, तो वो अच्छे तरीके से बढ़ जाता है। तो इसमें इसका डिवीजन होता है। तो इंटरफेज में क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। क्या होता है इसमें, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, क्रोमोसोम को अलग करते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, तो अब देखिए क्रोमोसोम इससे अलग हो गया और न्यूक्लियस में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, सब अलग अलग हो गए। तो अब आसानी से हम बीच से काट सकते हैं कोशिका को, न्यूक्लियस को, सॉरी। तो न्यूक्लियस अब पूछेगा कि न्यूक्लियस को किसमें डिवाइड करते हैं, तो इंटरफेज के बाद में क्या बताया था, प्रोफेज। इंटरफेज के बाद मैंने सेकंड नंबर में बताया था प्रोफेज, तो दूसरे नंबर में क्या हुआ, प्रोफेज। तो प्रोफेज में किसका डिवीजन हो जाता है, तो प्रोफेज में न्यूक्लियस का डिवाइडेशन कर देते हैं। पूछेगा कि न्यूक्लियस का बंटवारा या न्यूक्लियस का विभाजन किस फेज में होता है, तो वो होता है प्रोफेज में। अगर कुछ क्रोमोसोम गुणसूत्र का विभाजन किस फेज में होता है, तो वो होता है इंटरफेज में। इसको आप विदाउट कंफ्यूजन याद रखेंगे। सबसे पहले होता है क्रोमोसोम को बांटना, क्योंकि क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस में 46 होते हैं, पता नहीं उनका कहां से, शायद मान लीजिए किसी क्रोमोसोम का जैसे ये है क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम ऐसे कर गया तो ये वाला क्रोमोसोम यहाँ वाला ज्यादा हो गया, वहाँ वाला कम हो गया, दोनों बर्बाद हो गए। इसलिए सबसे पहले हम सिस्टमैटिक तरीके से क्रोमोसोम को डिवाइड कर दिए, फिर इसके बाद न्यूक्लियस को डिवाइड किया। अब तीसरा फेज में आते हैं। तो तीसरा फेज क्या था हमारा, तीसरा फेज था मेटाफेज। क्या था, मेटाफेज। इसको अध्ययन की दृष्टि से सबसे अच्छा फेज मानते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर हमने डाला मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज हमें पूरी कोशिका का विभाजन करना, अभी हमने केवल न्यूक्लियस का डिवाइड किया है। अब इसमें क्या होता है, मेटाफेज में इसमें तुर्क धागे का निर्माण होता है। अब मैं बता रहा हूँ तुर्क धागा क्या है और इसकी जरूरत कैसे पड़ी हमें। इसको कहते हैं तुर्क धागा। इसमें तुर्क धागा का निर्माण होता है। इसको तुर्क धागे को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लेंडर कार्ड। क्या कहते हैं, स्प्लेंडर कार्ड। तो स्प्लेंडर कार्ड का निर्माण किसमें होता है, इसमें होता है मेटाफेज में। अब देखिए जैसे ये हो गई मान लीजिए कोशिका पूरी हमारी, ठीक। अब इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तुर्क धागा क्या करेगा, और न्यूक्लियस का डिवीजन, ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस तो हमने निपटा दिया, न्यूक्लियस का पूरा डिवीजन खत्म। अब ये तुर्क धागा क्या करेगा, इनको ऐसे बांध देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया को दो भागों में बांध दिया, वैक्यूल्स को दो भागों में बांध दिया, इसको भी ऐसे ऐसे ऐसे, तभी तो ये दोनों कोशिकाओं में जाएगा अलग अलग। नहीं पता चला कि ऐसे कर दिया तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया चली गई, इसमें सेंट्रोसोम चला गया, पूरे के पूरे गुण नहीं रहेंगे तो कोशिका मर जाएंगी दोनों की दोनों। तो अब जब ये इसको बांध देगा तो जब कोशिका का डिवीजन करेंगे तो आधा माइटोकॉन्ड्रिया उसमें जाएगा, आधा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जाएगा, फिर वह निर्माण हो जाएगा, पुनः सारे सिस्टम हो जाएंगे। तो तुर्क धागा का निर्माण होता है मेटाफेज में और तुर्क धागा बंध भी जाता है इसी में। कोशिकाओं के अंदर जो कोशिकांग होते हैं वह तुर्क धागे से बंध जाते हैं मेटाफेज में। अब हमने सबसे छोटा सा फेज कौन सा पढ़ा था, एनाफेज। क्या पढ़ा था, एनाफेज। चौथा नंबर क्या पढ़ा था, एनाफेज। तो देखिए एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में ये जो जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जो आधा माइटोकॉन्ड्रिया के अणु ऐसे यहाँ होंगे, कुछ यहाँ होंगे, तो ये जो मतलब अणु होते हैं, कोशिकांग होते हैं, तो ये कोशिकांग ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, ये ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। और नहीं पता चला जैसे मान लीजिए ऐसे है, जैसे अंडा में कोई लिक्विड भरा है, अब ऐसे काट देंगे तो वो बह ना जाएगा, तो सबसे पहले उसको ध्रुवों की ओर शिफ्ट करके ये जो तुर्क धागा होता है उसको बंद कर देता है दोनों को बीच से, उसका मटेरियल ना निकलने पाए। तो ध्रुवों की ओर कब शिफ्ट होते हैं, कोशिका के कोशिकांग ध्रुवों की ओर कब शिफ्ट होते हैं, किस फेज में, तो वो होता है एनाफेज। क्या होता है, एनाफेज। एनाफेज चौथे नंबर पर सबसे छोटा फेज होता है और पांचवें नंबर टेलोफेज में आराम से फिर इसका डिवाइडेशन हो जाता है, मतलब ये बढ़ जाती है कोशिका पूरी की पूरी। तो बात समझ में आ गई ना कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछिए। और फिर हम कल पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपना सपोर्ट दिखाइए हम लोगों को, ताकि हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे आप लोगों के प्रति। थैंक यू सो मच।